चलो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कन्फर्म है, कन्फर्म 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना। आपके चैप्टर ही इतने शानदार शानदार कुछ ही बचे हैं तो पक्का ही आना है। जब खूब सारे थे तब बताऊं मैं आपको। आपके नवंबर 2022 यानी अभी मई का है ना, मई 2023 के अंदर 35 मार्क्स का पेपर आया था इस चैप्टर में से, 35 मार्क्स का। हमने सोचा था इस बार नहीं आएगा, फिर 15 मार्क्स का पड़ गया। मतलब कन्फर्म है आएगा ही आएगा। चैप्टर कैसा है सर? अगर थोड़ा सा मन से पढ़ लोगे ना तो इतना इजी चैप्टर है जितना आपका अमालगमेशन भी नहीं था। अब 4-5 बोले सर अमालगमेशन इजी था क्या? अगर तूने क्लासेस पूरी ली है तो इजी था। अब मुझे नहीं पता ली नहीं ली तूने। इजी था, ठीक था ना? क्लास पूरी ली थी क्या तूने? बस तब ठीक है, ठीक है फिर। हाँ फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, कुछ तो कराया था ना भाई। चलो हाँ खत्म बात। इजी है लेकिन पहले अमालगमेशन होता है फिर सीएफएस होता है। अगर हम हमारे कोर्स की बात करें तो कैसे सर समझते हैं इसको, इसमें हमें करना क्या है, एकदम शांति से समझते हैं। देखो एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। सर होल्डिंग सब्सिडरी क्यों होती है? इसने इस कंपनी में 50% प्लस क्या ले रखे हैं, शेयर ले रखे हैं। इसको देखो आपको मयंक सर ने जैसे ही पढ़ाया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपन आड़ू तरीके से पढ़ते हैं। मैं तो देखो अपन अपने खानदानी आदमी है, ये तो पापा जी हो गए और ये इनका बेटा जी हो गए। आराम से समझना भाई, यही है होल्डिंग्स, माए बाप तो यही है, ठीक है। और उनके गोद लिए बेटे कौन से हो गए? सबसे गोद लिए बेटे, लेकिन खुद ने तो किए नहीं है, तो ये तो किसी और के, उन्होंने गोद ले लिया उसको, ठीक है साहब। तो साहब ये अपने पापा जी हो गए, ये अपने बेटा जी हो गए, ठीक है। हाँ जी चलो अब सुनो मेरी बात, आराम से सुनना, बहुत मजा आएगा सच्ची में। ये साहब जो होल्डिंग कंपनी है वो अपना बिजनेस करती है, और ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पहली बात तो ये होल्डिंग है, सब्सिडरी है ना। पहले बताना जरूरी है। हाँ और सब्सिडरी कंपनी है वो भी अपना बिजनेस करती है, ठीक है साहब। अब ये जो बिजनेस करती है उसके क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है। और ये जो कंपनी है सब्सिडरी, ये भी अपने क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है। हिसाब लगाते हैं साहब, होल्डिंग कंपनी बोलती है मैंने इतने कमाए, सब्सिडरी बोलती है मैंने इतने कमाए, और उसके हिसाब से उनको क्या बोलते हैं लोगों को बताना होता है, ठीक है। 50% जो ऊपर, लेट्स सपोज 60% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास, लेकिन 40 आज भी दुनिया के पास है, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी की जिम्मेदारी है वो सबको बताए कि हमने कितना कमाया कितना नहीं कमाया। लेकिन साथ में एक चीज और रहती है, जैसे कि आराम से समझना, एक पिताजी थे, एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे, ठीक है। वो जो बाप था वो आराम से छोटी सी दुकान थी उसके। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कंसरी बताना, अपन देखो अपन व्यवहारिक आदमी है, जो व्यवहार में चलता है वो बात करते हैं, गलत हो तो मुझे टोक देना, ठीक है ना। हाँ एक इंसान है जो बेचारा एक छोटी सी किराने की दुकान थी, अपना काम वाम करता था, ठीक है अच्छी बात है। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद उसके बच्चे बड़े हुए, सीए बन गए, एक सीए बन गया एक इंजीनियर बन गया मान लो, ठीक है। दोनों ठीक ठाक नौकरी लग गए, ठीक है। जो सीए है मान लो उसने अपना ऑफिस कर लिया झुंझुनू के अंदर ही, और जो इंजीनियर था वो बाहर जॉब करने लग गया, ठीक है। पहले वो इंसान महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमाता था, अब उसके बेटों के पैकेज लग गए,
एक बंदा महीने के 2 लाख रुपए लेकर आता है और एक बेटा वो महीने के झुंझुनू में 3 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, अब एक बात बताना, लोग उस बंदे से, उस फादर से मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? भाई जी करोड़पति होगा, निहाल होगा थे, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे 20,000 कमाता है तो बोलेंगे ना? क्यों बोलेंगे भी? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब उसके बेटों ने जो कमाया वो उसने ही कमाया। भाई ये मानते हैं, ये चीज एकदम हैबिचुअल है। और आपने आसपास देख लो भाई, आप समझो, मान लो पंसारी कहीं बिजनेस करता है, उसके बाद तो वो जितना कमाएगा, इसके फैमिली में जो हायर पर्सन होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, बाय डिफॉल्ट है। इसे लेना इनको कुछ ही नहीं है, लेना देना कुछ ही नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट चीज है कि जितना ये कमाएगा, ये छोटा सा बेटा कमाएगा ना, उतनी होल्डिंग कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। इनडायरेक्टली बढ़ो चाहे डायरेक्टली मत बढ़ो। इनडायरेक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देने आने जाने कुछ नहीं देने के, इसे बोले बेटा पैसा भेजना, वो मेरे ही है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट चीज है कि साहब ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ती है, ऐसा होता है। तो साहब हर एक बंदा इस चीज में इंटरेस्ट रखता ही नहीं रखता? रखता है ना। तो होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट तो बनाएगी बनाएगी भाई, होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट तो बनाएगी बनाएगी। उसके अलावा ये होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो एक क्या बनाए, कंसोलिडेट क्या बनाए, बैलेंस शीट बनाए, या बोलूं कंसोलिडेट फाइनल अकाउंट्स बनाए। और उसमें वो क्या करे, अपनी जितनी इनकम है, अपनी जो असेट्स है, अपनी लायबिलिटी है, और अपने बच्चों की जो असेट लायबिलिटी है, उसको मिला के बताए कि साहब मैं अब 10 करोड़ का मालिक हो गया, मैं 100 करोड़ का मालिक हो गया। बोलो बताना चाहिए, बताना चाहिए, बाय डिफॉल्ट बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? ताकि लोगों को समझ में आ सके कि सब्सिडी गलत काम तो नहीं कर रही ना। क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर, अभी बेसिक बात करें, हर बेटे की बड़ाई बाप को मिलती है, तो हर बेटे की बुराई भी एकदम बाय डिफॉल्ट चीज है। तो साहब ये कंपनी ओवरऑल कितना काम कर रही है? जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूं टाटा का। ठीक है, टाटा की इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियां जिसकी हद नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मेन नाम टाटा है। ठीक है, और टाटा के पास एक्चुअली उनकी होल्डिंग्स अच्छी खासी होल्डिंग है, सारी सब्सिडरीज नहीं है, बट मोस्टली होल्डिंग्स है खूब सारी उसके अंदर है। तो क्या होगा कि उसकी जिम्मेदारी है कि सब टाटा की कोई भी कंपनी का गलत काम करती है तो उस चीज का इंपैक्ट टाटा पे पड़ता है। ये पड़ता ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसे अगर कोई भी एक फ्रॉड अगर किसी टाटा की छोटी सी कंपनी मिल जाए ना, मैं क्या कह रहा हूं, पूरा टाटा जो ग्रुप है ना वो हिल जाएगा। सर क्यों सर, उसमें जिसमें हुआ उसमें नुकसान नहीं, क्योंकि उसके फायदे उसको मिले हैं तो उसके नुकसान भी उसको मिलेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी सभी सब्सिडरीज को मिलाकर एक कंसोलिडेट डाटा भी पब्लिक को प्रेजेंट करे। यहां पर होल्डिंग कंपनी अपने सेपरेट अकाउंट्स बनाएगी बनाएगी, वो कैसे बनाएगी? जैसे नॉर्मल बनाती है, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा अकाउंट गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को देना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है होल्डिंग कंपनी प्लस उसकी सब्सिडरी कंपनी क्या, उन दोनों के क्या करते हैं, अकाउंट्स को जोड़ दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेट अकाउंट्स। दीज आर सेपरेट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल अकाउंट्स। मतलब ये अकाउंट्स अलग चलेंगे और वो अलग चलेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? पहली बात समझ में आई कि हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्यों पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि साहब मुझे इसके अंदर कंसोलिडेट बैलेंस शीट बोल दो या कंसोलिडेट फाइनल अकाउंट्स बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है ना? हमारे मोस्टली कंसोलिडेट फाइनल बैलेंस शीट आती है, बट सब कुछ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंसोलिडेट फाइनल अकाउंट्स बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गई बात? आगे सर, सर इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है सर, हमें निकालना क्या है? ये बात क्लियर है? एकदम जितना आराम से समझ को उतना समझ लो, शांति से। हम चलते हैं थोड़ा सा अमालगमेशन में, थोड़ा चलते हैं अमालगमेशन में। एक सेकंड। हाँ आयुब, फोन लीजिए ना आगे यार। अमालगमेशन में क्या होता था? इस चैप्टर को में तो कहानी सीधी सी सिंपल है।
आपको अमालगमेशन भी लगभग आपने पूरा किया था, मैंने खाली बेसिक्स बताए थे। जितना बेसिक समझ लो, जितना बेसिक समझ लो, जितना बेसिक समझ लोगे उतना सुख पाओगे। जब तक बेसिक समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन आपको नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, एक परचेजिंग कंपनी है और एक क्या है, वेंट्री कंपनी। ऐसे ही था, ठीक है। परचेजिंग कंपनी एक वेंट्री कंपनी है। परचेजिंग कंपनी वेंट्री कंपनी के साथ क्या था? परचेजिंग कंपनी, सुनना आराम से, अगर वेंट्री कंपनी को खरीदती थी नेचर ऑफ परचेज में, तो क्या निकालती थी? या ये क्यों निकालती थी? ताकि ये लग सके कि जब मैंने उस दुकान को खरीदा तो मुझे फायदा या नुकसान हुआ, उसे गुडविल कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अगर मैं सीधी सी बात करूं, मैंने वेंट्री कंपनी को खरीदा और वेंट्री कंपनी की नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, आराम से, नेट एसेट्स कितनी है? 5 लाख रुपए है। ठीक है, और मैंने इसको पेमेंट कितना किया? पीसी का पेमेंट किया 5,40,000 पेमेंट कर दिया। तो इसकी वैल्यू 5 लाख, पेमेंट हमने कितना किया? 5,40। बोलो, मैंने ज्यादा पेमेंट किया। परचेजिंग कंपनी के लिए नुकसान है कि अच्छी अच्छी बात है? नुकसान है। तो परचेजिंग कंपनी इसको क्या लिखेगी? गुडविल लिखेगी। लेकिन अगर इसी से अगर वो 4,80,000 पे करेगी तो 20,000 का क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये वो चीज है जो आपकी अमालगमेशन पड़ी हुई है। इसमें ऐसा कोई नहीं आपको अमालगमेशन की डीप में जाना है। सीधी सी बात है, मैंने 5 लाख का माल 5,40,000 में खरीदा, तो 40,000 क्या हो गया? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बोल गौरव, यहां तक कोई इश्यू? ठीक है, खेल का आनंद लेना, बहुत मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूं। सर ये बैलेंस शीट एक देखना, ऐसी बैलेंस शीट जिंदगी में कभी देखी हो तो? जीआर मतलब पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके अलावा मैं ले लेता हूं आपके डिवेंचर्स, ले लेता हूं क्रेडिटर, कितने के? 1,50,000 के। टोटल बताओगे कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,50,000। ठीक है, असेट्स में चले, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 4 लाख की। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की है। ठीक है, डेटर है 1,50,000 के। स्टॉक है 1,80,000 का, बचा हुआ कैश हो गया। कितना आया? इज इट ओके? ठीक है, ये बैलेंस शीट है वेंट्री कंपनी की। पंसारी इतना इजी चैप्टर कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूं, बस तुम 2 दिन का लेक्चर मिस मत कर देना, बस खाली 3 दिन का। शांति से, ठीक है। तूने बिजनेस खरीद लिया, ठीक है, और क्या पे किया? पीसी, परचेज कंसिडरेशन पे कर दिया, मान लो तूने 8 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है, ये है वेंडर कंपनी और ये है परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने कितना पे कर दिया? 8 लाख पे कर दिया। मेरा क्वेश्चन सुनना आराम से, मैंने इसकी दुकान खरीदी, नेट एसेट्स मेथड यूज में ले रहे हैं, बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, मुझे रिप्लाई करें शांति से, मैं बहुत चीजें बताऊंगा, प्लीज। आपका बेस्ट लेक्चर जाएगा इस चैप्टर का आज का, सीरियसली। चलो करें स्टार्ट शांति से। ये बताओ, इस क्वेश्चन नेट एसेट्स कितनी आएगी? नेट एसेट्स कितनी आएगी बताओ मेरे को। 8 लाख आएगी। तो इसको कम चेंज करें फिर यार, इसको मैं 11 लाख पे कर देता हूं। ठीक है, कितनी आई? 8 लाख। कैसे आई?
हमने सारी एसेट्स ले ली, उसमें से लायबिलिटी टेकन ले ली, ठीक है, इसने सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा, तो सब एसेट्स कितने की आ गई? ठीक बाबू, मैं लिख सकता हूं एक साथ, ठीक है, मैं लिख सकता हूं, मैं अलाउड हूं, ठीक है ना। लायबिलिटी टेकन कितनी है? 1,00,000 प्लस 1.5 लाख कितनी? 2.5 लाख, कितना आया? 8 लाख। इज इट ओके? कोई तकलीफ हो तो बोलो किसी को, मुझे तो नहीं है कसम से, नहीं है ना? कहां गया तू? चलो ठीक है, आ गया। और ये आपकी आ गई नेट एसेट्स, आ गई साहब, आराम से समझना, नेट एसेट्स, ठीक है। और पीसी कितना है? 11 लाख, ठीक है। मेरी गुडविल कितनी आ गई? नेट एसेट्स कितनी है? 8 लाख। इस नेट एसेट्स में कोई दिक्कत है क्या? भाई मैंने सारे एसेट्स का जोड़ लगा लिया, लायबिलिटी माइनस कर दी। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, समथिंग न्यू, ऑलवेज ट्राई। क्या मैं नेट एसेट्स ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या? आराम से, कैसे? अलग आ रही है, चेक करना। कितनी आ रही देखना। ऐसा क्या कर दिया सर, सेम कैसे आ गई? इसमें से ये माइनस कर दो तो यही तो बचेगा, बोलो हाँ या ना। शांति रख, तो शांति रख, पानी पीसी के है एक गुट तो, हाँ पानी पिला दूंगा तेरे को बेटा, पानी ही पिला दूंगा। ये फर्क होता है एक्सपेक्टेशन का। चलो यहां तक समझ में आ गई, सिंपल है। सर सुनो आराम से, मान लो लैंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए हो गई, ठीक है। प्लांट मशीनरी की मार्केट वैल्यू 250 हो गई, ठीक है, हो गई। अब इस केस में गुडविल कैसे निकलेगी? इस केस में अगर आप नेट एसेट्स मेथड लगाते हो तो आप कैसे लगाओगे, जो आपने आज तक पढ़ा है? आप क्या करोगे? 9 लाख प्लस 250 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 120 माइनस 1 लाख और माइनस 1.5 लाख, ऐसे तो करोगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कितना आएगा? 13 लाख। ये क्या ही नेट एसेट्स। तो सर एसेट साइड से इतने, लायबिलिटी साइड से भी सेम आनी चाहिए। लायबिलिटी साइड से भी देख लेते हैं कितना सेम आता है क्या। ये कौन सी साइड हो गई? लायबिलिटी साइड, देखना। नेट सेट निकालते हैं किससे? लायबिलिटी साइड से। पर्टिकुलर अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, एड जनरल रिजर्व 1 लाख प्लस पी एंडल 2 लाख, हो गया बस। आ रहा है 2 13 50, नहीं है? ये क्या बात हुई? अच्छा ये वैल्यू बढ़ गई इसलिए, तो इसमें कुछ करते हैं, देखो ऐड इंक्रीज इन एसेट्स, देखना इंक्रीज इन एसेट्स में कितना है? फर्स्ट लैंड बिल्डिंग कितना? 5 लाख, और सेकंड प्लांट एंड मशीनरी कितना?
लेस डिक्रीज इन एसेट्स, कितना डैश देखना, कितने उतने आएगा क्या शिव? आधी घंटा दूंगा, जितनी बातें करनी कर लेना, अभी नहीं। क्या? हाँ चलो बोलो। मतलब आज गौरव मैंने एक नई चीज सिखा दी। जो आप पीसी निकालते थे या फिर जो भी आप नेट एसेट्स निकालते थे गुडविल कैपिटल निकालने के लिए, एक तो तरीका मैं दूसरे नंबर की एंट्री करता हूं उससे निकाल लूं, या एक तरीका कैसे है नेट एसेट्स निकाल लूं, एसेट्स को पीसी से कंपैरिजन कर दूं, और तीसरी भारी चीज बता दी मैं नेट एसेट्स चाहूं तो उसको लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाला? इक्विटी से कैपिटल का जो भी है, इक्विटी से कैपिटल प्लस जीआर प्लस पीएनएल, ये किसके इक्विटी शेयर होल्डर के ही तो है, उसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज एलिमेंट है खाली वो एडजस्ट कर दूं, तब भी तो पीसी आ सकता है। आराम से समझने की कोशिश करना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोल भाई, पक्की बात? हाँ बेटा ठीक है सोनम। हेमलता जी क्यों भाई? मोहित बाबू एकदम सिंपल कर रहा हूं मेरे को, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा। सर ये बकवास करा क्यों रहे हो? जब सीएफएस पढ़ा रहे हो तो अमालगमेशन की बातें क्यों कर रहे हो? आराम से शांति से समझने की कोशिश करना। अमालगमेशन में मैं किसी कंपनी को खरीदता हूं, जिस कंपनी को मैं खरीदता हूं वो कंपनी बंद हो जाती है और उस पूरी कंपनी को मैं अपने अंदर लेकर आ जाता हूं। वहां पर मैं किसी कंपनी को भी खरीदता हूं तो 100% खरीदता हूं, वहां 50-60 का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट यहां पर मैं सब्सिडरी कंपनी में 50% से ऊपर हिस्सा खरीदता हूं तो मुझे यहां पर भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल के बताना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है और यहां पर ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये उस दिन की एसेट साइड की इंफॉर्मेशन ना दे, तो मुझे दोनों तरफ से निकालना आना चाहिए। अब सुनो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है सर मेरे को, चाहे अमालगमेशन हो चाहे सीएफएस हो। सीएफएस बोल सकता हूं ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीएफएस इज नॉट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो गई बातें पुरानी हो गई, ठीक है। सीएफएस मतलब ठीक है जी। चलो सर आगे की बातें सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप किसी कंपनी में 50% के ऊपर होल्डिंग खरीदते हो तो आपको उस केस में क्या निकालना पड़ेगा? उस दिन कंपनी को कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। अब सुनो, ये बैलेंस शीट पता कब की दे रखी है? ये बैलेंस शीट दे रखी है मुझे लेट सपोज 1/4/2023 की, ठीक है। और मैंने इसको खरीदा, कब खरीदा? 1/4/2023 को खरीदा, लेकिन मैंने खरीदे 70% शेयर। समझना, मैंने 70% शेयर खरीदे, तो अभी तो आप 11 लाख से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अगर मैं 11 लाख रुपए पेमेंट करता हूं 70% होल्डिंग के, कितने के? 70% होल्डिंग के, तो उस केस में मेरी गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितनी आएगी? तो सुनने की कोशिश करना, मैंने 13,50,000 कमाए, 13,50,000 में मैंने उसकी जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन उसकी वैल्यू 13,50,000 थी, लेकिन वो 100% की थी, तो मैंने खाली कितना परसेंट हिस्सा खरीदा? कैलकुलेटर करिए बताओ। 9,45,000। तो मैंने आराम से 11 लाख रुपए दिए, किस चीज के दिए? 9,45,000 के दिए। तो अब मेरा कितना गुडविल कितनी आ जाएगी? 1 लाख। एट्टी परसेंट चैप्टर हो जाता है, इतना बात समझते। 20 दिन का चैप्टर एक दिन में बोलते तो हो जाता है, कोई बात थोड़ी होती। एक्चुअल में यही है, इतना समझ में आ गया तो मुझे करना क्या है? जिस दिन भी हम 70% से ऊपर होल्डिंग खरीदेंगे उस दिन हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालनी पड़ेगी, ठीक है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालनी क्यों जरूरी है? ताकि ये आइडिया लग सके कि मैंने सब्सिडरी को खरीदा तो है, प्रॉफिट में खरीदा है या नुकसान में खरीदा, मुझे शेयर होल्डर को रिप्लाई करना पड़ता है। अब एक बात समझो, मैंने 70% शेयर किसी कंपनी में खरीद लिया, इट इज ओके। अब उसके बाद हर साल कंपनी कमाएगी, वो जो प्रॉफिट कहलाएगा ना वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, और वो प्रॉफिट आराम से समझना गुडविल या कैपिटल रिजर्व पे इंपैक्ट नहीं डालेगा।
मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व एक बार ही कैलकुलेट होती है। कब कैलकुलेट होती है? जब जब हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उस दिन गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद भी तो वेंडर कंपनी तो एग्जिस्ट कर ही रही है, मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है वो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो उसके बाद जो प्रॉफिट कमा रही है वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। मुझे उससे कोई दिक्कत है नहीं है। मुझे दिक्कत किससे है कि साहब जिस दिन खरीदा उस दिन मुझे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है ना। बोलो इज इट ओके और नॉट? यस इट इज ओके। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, पक्की बात। फिर समझ लो, कंसोलिडेशन में पहला काम हमें ये करना है कि जब मैं उस कंपनी को खरीद रहा हूं तो उस दिन मुझे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। ठीक है, जिस दिन मैं कंपनी को खरीद रहा हूं उस दिन मुझे नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सर ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन सब्सिडरी कंपनी की औकात क्या है? सब्सिडरी कंपनी की औकात का मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू पूरी कंपनी की कितनी है, उसमें मैंने कितना परसेंट हिस्सा खरीदा है, तो मैंने जो खरीदा उसकी औकात कितनी है और इसके बदले में पेमेंट कितना कर रहा हूं, बचा हुआ मेरे लिए गुडविल कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? पक्की बात, कोई दिक्कत पंसारी दिशा? हाँ सर, आगे की कहानी सुनो, यहां तक ओके है? सर 1/4/23 को खरीद लिया, मुझे अकाउंट्स तो हर साल बनाने, क्वेश्चन बोल देगा 31/3/24 का बनाओ, 31/3/25 का बनाओ, ठीक है, जो भी बनाएगा। तो अब मान लो 31/3/24 का बना रहा हूं, तो 1/4/23 से 31/3/24 के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे नॉर्मल ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, चलो। सर कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंसोलिडेट करना, मिलाना। सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। क्या करना है? होल्डिंग एसेट्स सब्ट्रैक्ट एसेट जोड़ दो, फिक्स एसेट्स जोड़ दो, डेटर जोड़ दो, सबको जोड़ 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 लगाते रहो। बस मेन चीज क्या रखनी है, मुझे गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए ओके है? थोड़ा सा लिखा दूं, फिर इसको हम वापस समझेंगे। ठीक है जी, ये पेज आपके पास ही रहेगा, आप चाहो तो इसका कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि कुछ करने लायक हो नहीं आप। ठीक है ना, चलो। हाँ हाँ जी, करें स्टार्ट, करो, लिखो। सीएफएस हेडिंग डाल रहे हो, डाल लो। सीएफएस कंसोलिडेट फाइनल स्टेटमेंट को सीएफएस बोल सकता हूं ना, लिखो। हेडिंग पूरी डाल ले बस। लिखो, CFS is a statement. CFS is a statement which is prepared, by holding company. लिखो अगली लाइन से, CFS include accounts of both holding company and subsidiary company. लो जी, लिखो नेक्स्ट लाइन में, CFS आर सेपरेट अकाउंट्स, CFS आर सेपरेट फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इस अलग अकाउंट्स होते हैं, आर सेपरेट अकाउंट्स।
अदर देन मेन अकाउंट्स, अदर देन मेन अकाउंट्स। ठीक है, सीएफएस कौन बनाता है? होल्डिंग कंपनी बनाती है। लिखो अगली लाइन से, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस होल्डिंग कंपनी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलो लिखो स्टेप 1, लिखो स्टेप 1, लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये मैं पहले छुरी लिखा रहा हूं, समझ लेना, समझ सको तो। कुछ लिख रहा हूं, अरे अरे बातें मत करो, कुछ लिख रहा हूं प्लीज। 31/3/24 को पीएनडल का बैलेंस 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, और जिस दिन हमने शेयर खरीदे, हमने कब शेयर खरीदे हैं उसके? 1/4/23 को, उस दिन बैलेंस 2 लाख रुपए है। बताना मेरे गुडविल निकालने के लिए कौन सा प्रॉफिट काम आएगा? खाली 2 लाख का प्रॉफिट काम आएगा, 2.5 लाख से मुझे मतलब ही नहीं भाई, हर साल वो तो बढ़ाती जाएगी प्रॉफिट। ठीक है, तो 2.5 लाख में से कितना प्रॉफिट प्री का है, कितना पोस्ट का है? 2 लाख रुपए तो प्री का है। प्री मतलब होता है कि सब्सिडरी कंपनी ने मेरे शेयर खरीदने से पहले क्या प्रॉफिट कमा रखा है, और पोस्ट का कौन सा हुआ? 50,000 रुपए हुआ। सिंपल है। ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट के रूप में बनवाना चाहता हूं मैं। ठीक है, अरे सिंपल सी बात समझो, नेट एसेट्स कब की निकलेगी? जिस दिन मैं शेयर खरीदूंगा। अरे होल्डिंग कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट कब दिखाएगी? जिस दिन खरीदा। उसके बाद तो हर साल प्रॉफिट कमाएगी, उसमें दिक्कत ही नहीं है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो आप कब कमा कैलकुलेट करते हो? जब कोई चीज खरीदते हो, तो उस दिन खरीदा, उस दिन आपका प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपए था। उसका कितना था उससे मुझे मतलब नहीं है। तो जो टॉपिक का नाम क्या है? प्री एंड पोस्ट, कि 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट में से कितना तो प्री का है और कितना पोस्ट का है। ठीक है, एक टेबल बना लो कि किसका निकालेंगे हम? सब्सिडरी कंपनी का। आ जाओ करते हैं। कॉलम बन जाएंगे, पहला पर्टिकुलर, दूसरा प्री का, और फिर पोस्ट का। पोस्ट में 2 बना लो, जीआर और पी। ठीक है, अब लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनडल। पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ जीआर लिख लो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जीआर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जीआर, ये हमेशा हमेशा आपको मिलेगा ना क्वेश्चन में, क्योंकि आप इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे नहीं हो। ये हमेशा जो आपको मिलेगा, ये आपको ऑब्वियसली उसी दिन का मिलेगा जिस दिन हमने शेयर खरीदे थे। ठीक है, या फिर उससे भी पहले का मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा कौन सा होता है? प्री का होता है। ठीक है, अब देखो, लिखो इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ जीआर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। शांति से समझने की कोशिश करना।
एकदम शांति समझने की कोशिश करना। आपका 1 लाख का बैलेंस था, अब 2.5 लाख का हो गया। किसका बैलेंस? जीआर का। ठीक है, 1 लाख रुपए प्री में आ गए, बोलना भी प्लीज। पोस्ट में कितने आएंगे? 1.5 लाख आएंगे। 1.5 लाख ही तो आएंगे। 1.5 लाख क्यों आएंगे? क्योंकि जो भी प्रॉफिट हमने जिस दिन कंपनी शेयर खरीदे उसके बाद जो भी सब्सिडरी ने कमाया वो सब किसका कहलाएगा? पोस्ट का कहलाएगा। बोल करो। ओके, सुनना आनंद। मैंने कंपनी को खरीदा पता है कब? मैंने कंपनी को खरीदा 30 सितंबर 2023 को। ठीक, 1/4/23 का बैलेंस दे रखा है। 30 सितंबर 23 को मैंने क्या किया? एक्वायर किया, और 2.5 लाख में 31/3/24 का दे रखा है। सारा दिमाग लगाना, अड़ोसी पड़ोसी का मिलाना, फिर बताना। क्या बताना? 1 लाख रुपए जीआर तो प्री का हो गया। ये 50,000 रुपए प्री का हुआ या पोस्ट का हुआ? बोलना भाई प्लीज, रुकना, चुप मत रहना। हाँ, 1.5 लाख किसका हुआ? प्री का या पोस्ट का? 75,000 प्री का और 75,000 पोस्ट का। 1/4/23 30 सितंबर 23 तक तो भाई मेरे को बैलेंस शीट 1/4/23 की दे रखी है ना, 1/4/23 की दे रखी है, आराम समझना। तो 1/4/23 से 30 सितंबर 23 तक कमाया, वो किसने कमाया? वो भी तो उस कंपनी ने कमाया जिसमें मैं हकदार नहीं था। 30 सितंबर 23 को मैंने खरीदा, तो 30 सितंबर 23 के बाद वो मेरी कंपनी हुई ना। 30 सितंबर 23 तक का जो प्रॉफिट है वो सारा प्री का कहलाएगा। मैं जिस दिन खरीदू उस दिन तक का। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अगर हम 1/4/23 को खरीदे, लफड़ा ही नहीं। लेकिन बीच में खरीदा तो इसको हमें किस में बांटना पड़ेगा? टाइम रेशियो में बांटना पड़ेगा, रेशियो में बांटना पड़ेगा। वो टाइम रेशियो इसलिए बोला कि 12 महीने का प्रॉफिट, प्री का इतना, पोस्ट का इतना। भाई क्वेश्चन आपको बोल देगा। इज इट ओके? यस इट इज ओके सर। तो ये किसका आएगा? ये प्री में भी आ सकता है और पोस्ट में आ सकता है। किस रेशियो में बांटेंगे इसको हम? टाइम रेशियो, टाइम रेशियो में। ठीक है, चलो अगला कर लो। अगला सिंपल है, अगला आपको आता भी है। लिखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल में क्या आएगा? प्री में आ जाएगा केवल। अब लिखो, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ पीएनएल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये प्री में भी आ सकता है और पोस्ट में भी आ सकता है। इसको टाइम रेशियो मानते हैं। खाली 5 मिनट का खेल हो रहा है, लेकिन थोड़ा भारी है, आराम से समझना। एकदम शांति से। जिस दिन मैंने उस कंपनी में 60% होल्डिंग खरीदी, उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी? लैंड बिल्डिंग की 4 लाख, बट मार्केट वैल्यू कितनी थी? 9 लाख। ये 5 लाख रुपए भी हमने एडजस्ट किए थे क्या नेट सेट्स निकालते वक्त? पक्का किए थे क्या? पक्का किए थे क्या? किए थे। तो ये बताओ, क्या अब जब हम नेट एसेट्स निकालेंगे तो नेट एसेट्स में क्या क्या एलिमेंट आता है? आराम समझना। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, एक रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, और एक आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स की वैल्यू। इज इट ओके? ठीक है, मैंने अभी तक, अच्छा ये तो अलग आएगा, इसको हम अलग से लिख देंगे इक्विटी शेयर को। ठीक है, मैंने अभी तक क्या क्या ले लिया? मैंने अभी तक क्या क्या ले लिया? मैंने अभी तक ये ले लिया, ये ले लिया, तो और कुछ और ले लेते हैं यार। मैंने अभी तक ये ले लिया और ये ले लिया, हाँ है ना? ले लिया ना? देखो 5 लाख हम अलग से स्टेप नंबर 2 में लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। यहां लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, प्री प्रॉफिट निकाल रहा हूं। क्या मुझे
अब ये और नहीं लेना क्या? कौन सा सर? ये भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका इफेक्ट भी गुडविल निकालने के लिए पड़ता है और इसको मुझे स्टेप नंबर 1 में एडजस्ट करना है। क्यों? आराम से समझो। अगर मैं एक बात बताऊं, समझना मेरी बात, एक चीज है जिसकी वैल्यू मैंने 4 लाख लिख रखी है, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए है, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी वैल्यू पे पड़ जाता है। एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, उस कंपनी के पास इतनी सारी जमीनें पड़ी है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जिसकी हद नहीं है, वो कुछ रुपए दिलाई नहीं कमाती हो चाहिए, लेकिन उन जमीनों की वैल्यू से वजह से उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कभी भी बेचेगी तो फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं, तो ये मान के चलो कि उस कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है ना, उसके अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू का इंपैक्ट पड़ा होता है, न कि बुक वैल्यू का। बोलो तो मतलब ये 5 लाख और 50,000 रुपए भी मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये भी इनकी वजह से जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, उससे भी हम क्या बोल सकते हैं? फ्री का प्रॉफिट बोल सकते हैं। किसका प्रॉफिट बोल सकते हैं? फ्री का प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्या तो इसको अलग से दिखाऊं? हम अलग से नहीं दिखाना चाहते, इसको स्टेप 1 में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी तो नेट एसेट्स बढ़ेगी या इसकी वजह से भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल करें। अगर मैं इसको 4 लाख से 9 लाख पर लेके आता हूं, तो एक एंट्री करनी पड़ेगी, असेट्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट या असेट्स अकाउंट डीआर टू आरआर। तो उससे रिजर्व बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो ये रिजर्व पहले का रिजर्व है कि बाद का रिजर्व है? ऑब्वियसली बाद पहले का। उसके बाद वाले से मुझे मतलब नहीं। इज इट ओके? ठीक है, तो आराम से समझने की कोशिश करना, लिखना नहीं है। तो लिखोगे के साथ में जैसी आपकी इच्छा है। क्या लिखना? ऐड, इंक्रीज या फिर ऐड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ऐड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। दो लाइन छोड़कर, लेस लॉस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। दो लाइन छोड़कर, ये बढ़ेगा और ये कम कर देगा। रिवैल्यूएशन लॉस क्या आएगा? कम कर देगा। बोलो हाँ या ना। इसमें दोनों बढ़े हुए थे एग्जाम्पल के अंदर, तो इससे जुड़ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पक्की बात क्लियर है? बस लास्ट बचा, फिर हो गया पक्की बात। यहां तक इट इज ओके है? यहां तक एकदम ओके है? वेरी ओके है? सुपर ओके है? लो चीज का आनंद मैं क्या बता रहा हूं, प्लीज। यहां तक ठीक है? अब सुनो, भी बोलना, बोलना प्लीज बोलना, क्योंकि बोलने वाली चीज है, क्योंकि आप गलत बोलोगे मुझे पक्का पता है, इसलिए। ठीक है ना? लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख बुक्स में है सब्सिडरी के, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए है। जैसे ही मैंने उसमें 60% शेयर खरीदे, आई एम द होल्डिंग एंड वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। सब्सिडरी कंपनी अपने अकाउंट्स अलग से भी बनाती है क्या? पक्का बनाती है। आराम से जिस दिन मैं उस कंपनी में शेयर खरीदूंगा, लेट सपोज मैंने 1/4/23 को शेयर खरीद लिए, आराम से कंपनी क्या कर रही है? अपना 10% 10% 10% क्या लगा रही है? डेप्रिसिएशन लगा रही है। 2 लाख पर डेप्रिसिएशन लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है। 2 लाख पे डेप्रिसिएशन, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन, और लैंड बिल्डिंग पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगाए जा रही है। मैंने जिस दिन खरीदा उस दिन बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख। उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 लाख। जैसे ही मैं उस कंपनी में 60% शेयर खरीद लूंगा, सब्सिडरी कंपनी अपने मेन अकाउंट्स में क्या उसकी वैल्यू 9 लाख कर देगी या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? वो अपनी 4 लाख ही रखेगी। वेरी गुड बेटा, सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। उसको क्या मतलब यार? लोग उसके शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, उसको क्या मतलब? वो अपने बुक्स में 4 लाख रखेगी, लेकिन सीएफएस में उसकी वैल्यू 9 लाख आएगी, क्योंकि वो तो मेन अकाउंट से, जस्ट लाइक अमालगमेशन है यार। अमालगमेशन में
मैं किसी कंपनी को खरीदता हूं तो उसको मार्केट वैल्यू भी दिखाता हूं, नहीं दिखाता हूं? तो एक प्रकार से सीएफएस तो एक अलग हो गया ना, कि सीएफएस इज सेपरेट अकाउंट फ्रॉम मेन अकाउंट। मेन अकाउंट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है? सीएफएस से। तो सीएफएस में कितने दिखाएगी वो? 2 लाख दिखाएगी। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड? ठीक है सर, क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो आपने यहां पर 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, तो फिर आप नई जो सीएफएस बनाओगे उसमें आप कितना दिखाओगे? 4 लाख प्लस 5 लाख दिखाओगे। क्या बता? क्यों? ठीक, उसकी मार्केट वैल्यू भी लेकर आएंगे। मेरे को सिखाना नहीं था तो मैं सिखा चुका हूं। सिखाना क्या था आपको? सुनो, 1/4/23 के बाद जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी वैल्यू 4 लाख मानकर ही उस पर क्या लगाएगी? डेप्रिसिएशन लगाएगी। लेकिन मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी आ गई? 9 लाख। तो एक्चुअल में सीएफएस के हिसाब से डेप्रिसिएशन किस पे लगना चाहिए था? 9 लाख पे लगना चाहिए था। तो अब सीएफएस को एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 5 लाख। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 5 लाख पे, क्योंकि अब 31/3/24 को, 1/4/23 की मैं बना चुका हूं, 31/3/24 को जो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट से, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट से जो मैं असेट्स की वैल्यू लूंगा उसमें 4 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा होगा। बट मेरे सीएफएस में मुझे कितने साल के, कितने पे डेप्रिसिएशन चाहिए? 9 लाख पर। तो मुझे 5 लाख पे और लगाना पड़ेगा। बेटा दिस इज द लास्ट टॉपिक, लेस आराम से, ADDITIONL, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रिवॉल्यूशन, और ये लगेगा खरीदने के बाद। तो ये कहां आएगा? यहां पर आएगा। हो गया बेटा, बस बोलो हाँ या ना? हाँ। तो सर जब वैल्यू बढ़ी तो एक्स्ट्रा लगा, वैल्यू घटी तो डेप्रिसिएशन कम होगा। तो दूंगा ऐड रिड्यूस इन डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन लॉस, और यह कहां आएगा? यहां पर। इनका टोटल कंप्लीट कर लो, खेल खत्म, पैसा आ जाए। इतना ही खेल है क्या? हाँ सर इतना ही खेल है, पक्की बात। बोलो, इसका एक एग्जांपल करेंगे अभी 5 मिनट बाद, तो एकदम शानदार हो जाएगा। लेकिन मेन चीज यही है, सीरियसली मेन चीज यही है, मजाक नहीं कर रहा मैं। मेरे को खाली स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में मेहनत करनी होती है, बाकी तो आप ही करते हो, मुझे पता है। क्यों शिव? चलो यहां तक बात हो गई। ये सब्सिडी का पूरा प्रॉफिट आया, लेकिन सारे प्रॉफिट में हकदार हूं क्या? इसके 2 टॉपिक हो जाएंगे, लिखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का कितना हक है? वो परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज सब्सिडी थोड़ी है, सब्सिडी का 2 हिस्सा करना है। बाकी 40% शेयर में कुछ सोनम के पास, कुछ हेमलता के पास, कुछ प्रीति के पास, एक आधा दिशा को दे दिया, ठीक है। शिव में एक आधे पर ओवरटेक कर रखा है, ये अपने तुषार को सबने हो गया। तो सबके नाम थोड़ी लिखेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? शिव जैसे इंसानों को माइनॉरिटीज। क्या बोलेंगे? माइनॉरिटीज। तो परसेंटेज ऑफ एमआई, एमआई मतलब लिख लेना माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
हो गया? कुछ मिनट बाद इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेप 2 लिख लो एक बार। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। लो सर, पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बन जाएंगे। अब आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकल रही थी? देखो, मैंने कितने में खरीदा, उसमें से उसकी क्या माइनस कर दे, नेट एसेट्स माइनस कर दे, ऐसे तो निकल रहा था। लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक लगा दो, लेस, एक बार लिख लो, ये अभी नहीं आएगा, आगे आएगा, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पीछा नहीं छोड़ता ये, ठीक है। जो आएगा उसे क्या बोलते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लो जी, यहां तक लिख लो। आराम से सर, यहां तक लिख लिया, ठीक है जी। करें हिम्मत, आगे लिखो लेस, क्या सर, शांति से, लेस क्या करोगे बेटा? ये आ गई आपकी 11 लाख रुपए जो उस क्वेश्चन में आया था, उसमें से मुझे क्या हटानी, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जीआर पेंडल प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उस दिन का जिस दिन खरीदा है। उसमें से इक्विटी शेयर को तो मैंने एडजस्ट नहीं किया, लेकिन जीआर को, पीएनएल को और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैंने स्टेप 1 में एडजस्ट कर दिया। तो इसमें से दो चीजें माइनस कर दूं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक स्टेप 1 का फ्री प्रॉफिट। देखो स्टेप 1 का फ्री प्रॉफिट क्या है, फ्री प्रॉफिट में देखो आपका सब एडजस्ट हो गया, ओपनिंग जीआर, ओपनिंग पीएनएल और रिवॉल्यूशन प्रॉफिट में एडजस्ट हो गया। तो लिखो लेस पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक लगा दो, लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये कहां से आएगा, स्टेप नंबर 1 से। इससे आएगा स्टेप नंबर प्रॉफिट, प्रीक्वेशन प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी, ऐसे लिख दूं या फिर इन सब्सिडियरी कंपनी लिखूं? मतलब ये हम सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट माइनस करना है, सब्सिडियरी कंपनी में प्रॉफिट। चलो इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है ठीक है, आप बोलो वैसे कर लेते हैं, ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। ये आएगा कहां से, स्टेप नंबर 1 से उठ के आएगा, ठीक है। जो आएगा उसे क्या बोल देंगे, गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, ठीक है। लिखो नोट, इफ पॉजिटिव देन गुडविल, पॉजिटिव देन गुडविल, जो अमाउंट आएगी ना फाइनल, एंड इफ नेगेटिव नेगेटिव देन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आया, एक मिनट में जाते हैं।
हो जाए तो बता देना, अभी इंटरवल भी लेगी खूब। ये क्वेश्चन करके एक एग्जांपल कर दो, जो चीज नहीं सर सारा कुछ नहीं करते इसमें। हाँ हाँ, एक प्यारा सा एग्जांपल लिख लो। थैंक यू, थैंक यू, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। हाँ, और तो क्या बताएं तेरे को, कोई मुहूर्त निकाल रखा है यमराज जी ने कि 1 बजे ले जाऊंगा इसको, खाली बात करें। चलो करें हिम्मत, चलो एक बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट एज ऑन। हाँ कोई चीज करे तो पूरी करनी चाहिए ना यार। 31/3/23। हाँ लाइबिलिटी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसेट्स, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। चल लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 8 लाख। लिखो जनरल रिजर्व 5 लाख 4 लाख। लिखते जाओ। लिखो पी एंडल 2 लाख 1 लाख। ठीक है। क्रेडिटर 8 लाख एंड 4 लाख। टोटल लगा दो कितना है, 15 17 25 लाख, 12 13 17 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखो इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग 5 लाख और 10 लाख। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख और 2 लाख। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, लेट सपोज 6 लाख रुपए। कितना कर रखा है, 6 लाख रुपए कर रखा है। डेटर, डेटर कितना आएगा, 5 7 11 7 लाख और 2 लाख। बचा हुआ कैश कर दो, कितना आएगा बता दो मेरे को, खत्म करो उसको। दो लाख आ जाएगा, 2 लाख आएगा ना। कितना आएगा, नालायक नालायक। चलो अब लिखे आगे, एच लिमिटेड परचेज, H Limited purchase 60,000 share in S Limited on 1/4/22। ठीक है। 60,000 शेयर खरीद लिए, 60,000 शेयर खरीद लिए। ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज करा दूं क्या प्लीज, यहाँ 9 लाख कर लो, इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए की है, तो कैश कितना बच गया आपका, 2 लाख रुपए बच गया। इज इट ओके? ठीक है। एच लिमिटेड परचेज 60,000 शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 1/4/22
on such day balance of GR rupees 3 lakh, P&L rupees 80,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड रुपीज 4,50,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। ठीक है, ये कहानी दे रखी है। थोड़ा और सीख देते हैं। वैल्यू प्लांट मशीन रुपीज 4,50,000। वैल्यू प्लांट, इसको थोड़ा चेंज करें भाई, इसको थोड़ा सा प्लीज। बुक वैल्यू कर लो। बुक वैल्यू प्लांट मशीन एस लिमिटेड 4,50,000, बट मार्केट वैल्यू रुपीज 5 लाख। ये उस दिन है जब 1/4/22 को हुआ। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल / कैपिटल रिजर्व एंड प्रिपेयर CFS। क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। एकदम सिंपल करेंगे, सिंपल। ठीक है, लो जी। ठीक है भी, करें स्टार्ट। पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। सर मैंने उसमें होल्डिंग ही नहीं ले रखी, उससे 50%, तो क्या मतलब है? तो देखें कितनी करते हैं। आंसर लिखो मेरे साथ, लिखो आंसर, लिखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कितना हिस्सा है इसके अंदर? तो मैंने कितने शेयर खरीदे हैं भाई? कितने शेयरों में से? 80,000 में से 90,000 रुपए में खरीदे हैं मूर्ख आदमी। 8 लाख रुपए के, एक 10 रुपए फेस वैल्यू मान ले, इंटू 100 कितना परसेंट आया? 70%। तो परसेंटेज ऑफ शिव एमआई कितना आएगा शिव? 25% आएगा। बोलो, ठीक है। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। एक नंबर मिल गया शिव आपको, मुबारक। एक ये ले लेगा एक नंबर तो बेटा, चलो ठीक है। अब दूसरी बात, प्लीज एकदम आवाज नहीं। 1/4/22 का 3 लाख रुपए दिया हुआ है। 1/4/22 का दिया हुआ, और ये कब की दी हुई? 31/3/23 की दी हुई है। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इसके अंदर 3 लाख रुपए तो प्री का हो गया और 1 लाख रुपए पूरा पोस्ट का हो गया? भाई आप क्वेश्चन कॉपी में देख लो भाई। 4 लाख रुपए वैल्यू है 31/3/23 को, और जिस दिन खरीदा उस दिन बैलेंस कितना है? जीआर का 3 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए बढ़ा, वो पूरा पोस्ट का हो गया। लफड़ा कब होता? बीच में होता। वो अभी नहीं आया, ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन है तो सिंपल बनेगा। वो थ्योरी तो खूब सारी लिखानी पड़ती है। तो मेरा टाइम रेशियो जो अगर मैं निकालता हूं 1 लाख रुपए के लिए, उसके लिए क्या आएगा? 0:12। मतलब पूरा पूरा पोस्ट हो जाएगा, फ्री का कुछ भी नहीं। ठीक है, अब लिखो स्टेप 1। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कौन सी है? सब्सिडियरी कंपनी होगी। ठीक है, पर्टिकुलर प्री और पोस्ट। पोस्ट के 2 कॉलम बन जाएंगे, एक तो जनरल रिजर्व और एक P&L। बोलो हाँ है ना? ठीक है बेटा, करें हिम्मत, करो सर शांति से। लिखो पहले ओपनिंग
बैलेंस ऑफ GR ऑन 1/4/22। कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है, लिखो इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ GR। ये मिटा देता हूँ, ये तो इसको तो बड़ा कर देते हैं, चलो ठीक है। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ GR GR का बैलेंस कितना? शांति समझे तो मैं टोटल कितना था देखो, 4 लाख रुपए थे क्या? तो 4 लाख में से कितना माइनस कर दे? 3 लाख माइनस कर दे, कितना बच गया? 1 लाख। 1 लाख पूरा किसका हो गया? पोस्ट का हो गया। इज इट ओके? ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L कितना है? ऑन 1/4/22 को कितना? 80,000। और INCRES इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ P&L कितना? 20,000। चलो बोलो, कोई तकलीफ? यहां तक बात समझ में आ गई? अब लिखो आगे, लिखो अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या निकालो? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी पे वैल्यू बढ़ी है ना? हाँ जी। अब मुझे कंपैरिजन कब का करना है? मेरे को कंपैरिजन करना जिस दिन खरीदा उस दिन तक का। उस दिन वैल्यू कितनी बढ़ी? 50,000 बढ़ गई, तो 50,000 प्रीमियम लिख दो। अब आप बोलोगे सर बाद में 31 दिन 23 को कम कैसे हो गई? कैसे भी हो गई, इससे बेच दी होगी, खरीद लेगी, मुझे क्या मतलब यार? मुझे खाली इससे मतलब इंक्रीमेंट एलिमेंट कितना है। अब मुझे 50,000 पे क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस इंक्रीज डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आएगा सर ये? 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। P&L में माइनस का आ जाएगा ना? दूसरा बोलो, ये पकड़ में आएगी बात मैंने क्या बोली? अगर आ गई तो इनका जोड़ लगा दो। 15,000, 1 लाख और 380, 4 लाख। बोलो बोलो बोल बंसारी, कर लिया? सिर्फ एकदम सिंपल था, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस दिन हमने खरीदा उस दिन का बैलेंस निकाला है। बाकी 2 कॉलम मेरे आगे काम आएंगे इसलिए बना लिए, नहीं मैं तो प्री का बना के भी काम निकाल लेता। भाई मुझे प्री का ही चाहिए कि गुडविल निकालने के लिए जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन क्या भाव थे, उस दिन भाव ये थे साहब, खत्म बात, इट्स ऑल। ठीक है, अब लिखो इसको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, HC मतलब होल्डिंग कंपनी, और परसेंटेज ऑफ MI। होल्डिंग कंपनी कितना परसेंट है? 75%। MI का 25%। 4,30,000 इंटू, तू कैलकुलेटर नया लिया है क्या रे दिवाली पे? अरे मैं तो आस करके बैठा था वो तेरा खाया हुआ कैलकुलेटर लेके आएगा तू। हाँ तेरा पूरा बारूद बच गया, इसके तो खाली कैलकुलेटर की बात है खाली यार। अरे कुछ हुआ क्या देख ले तो इसके पंसारी के। वही बात है। चलो
बोलो हाँ है ना। चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई सब। करें स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल / कैपिटल रिजर्व। पर्टिकुलर अमाउंट के फॉर्म में करेंगे। करें स्टार्ट, करो। लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए कहां मिली आपको? बैलेंस शीट में मिल जाएगी, ठीक है। लेस एक वर्ड है, ये भी मैंने नहीं सीखा है इस चैप्टर के अंदर। प्री, हालांकि टॉप ये वर्ड आपको सीखा हुआ इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में, लिंक बढ़वा दो। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना, डैश नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी? 9 लाख आ जाएगी। इज इट ओके सर? इट इज ओके, ठीक है। चलें आगे। लेस कॉस्ट ऑफ सॉरी पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेडअप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। बताओ कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा 6 लाख नहीं आएगा बेटा, यहाँ आएगा 8 लाख रुपए टोटल है, उसका 75% कितना होता है ये आएगा। वो ठीक है 6 लाख आएगा इस तरीके से, नहीं इसलिए कहीं और से लिख के बोल दिया। हाँ अरे चुप रहे तू यार, तेरे से कोई बात तो नहीं कर रहा, तू फड़फड़ कर रहा है। हाँ। आ गया देख, इंटू 10 किसको किया था? अच्छा वो एक ही बात हो गई ना, मजाक की बात हो गई। हाँ लेस, अच्छा उसमें दिक्कत कब आती है? 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 8 रुपए पेडअप है, तब तेरा आंसर गलत हो जाता। ठीक है भाई, ठीक है। लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहां से आएगा? स्टेप नंबर 1 से। कितना है? 3,22,500। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया देख लो। कैपिटल रिजर्व आएगा, मूर्ख आदमी। कितना आया? ये कहानी है, नहीं समझे तो पूछ सकते हो आराम से, कोई जल्दी नहीं। ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे 3 दिन के अंदर तो मजा आ जाएगा। सॉरी करोगे तो स्वाद आ जाएगा। चलो इतना ही करें, फ्री करें ना। बाय बाय।